नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय से। आज हम स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक द्वितीय वर्ष के चतुर्थ पर्त में संकलित कहानी उसने कहा था कि चर्चा करेंगे। कहानी पर जाने से पहले हम उसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। कहानी को जानने से पहले लेखक को जानना जरूरी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहानियाँ मात्र 3 ही लिखी हैं। उसने कहा था बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। इसके अतिरिक्त इन्होंने निबंध लिखे हैं, संपादक भी रहे हैं, परंतु सबसे अधिक महत्व हिंदी साहित्य में जो इनकी प्रसिद्धि है उसका कारण है ये कहानी उसने कहा था, जो अपने समय से काफ़ी आगे की कहानी है, अपने शिल्प में, अपनी अभिव्यक्ति में, अपने कथानक में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म सन 1883 में हुआ और 12 सितंबर 1922 में इनका निधन हो गया। ये मूलतः इनका परिवार हिमाचल प्रदेश के गुलेर नाम के गांव का रहने वाला था, इसीलिए इनके नाम के साथ गुलेरी उपनाम लगा हुआ है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये लोग, इनके पिताजी वहाँ से हिमाचल प्रदेश से आकर राजस्थान में जयपुर में बस गए और वहीं इनका कर्म क्षेत्र रहा। शुरुआती शिक्षा इनकी घर पर ही हुई। संस्कृत की शिक्षा, जो घर में पूजा पाठ का वातावरण था, तो वेद पुराण इन सब का अध्ययन इन्होंने घर पर ही किया शुरुआत में। आगे फिर अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त की अंग्रेजी स्कूल में, और प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की। पढ़ने में बहुत ही कुशाग्र बुद्धि थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपने समय से आगे की सोचते थे। जो बातें आज हम जिसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं आज के समय में, वो सुझाव उन्होंने आज से लगभग 105 वर्ष पूर्व ही दे दिए थे। स्त्री शिक्षा का समर्थन करते थे, खेल को शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानते थे, जबकि आम जन की राय उस समय में थी, जो एक कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन उस समय में भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी खेल को भी महत्व देते थे। खेल द्वारा भी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है और खेल भी शिक्षा का माध्यम हो सकता है। सह शिक्षा को इन्होंने समर्थन दिया कि लड़के लड़कियों को साथ में पढ़ना चाहिए अगर समुचित विकास चाहिए तो। बाल विवाह के विरोधी थे। तो ये सब आज से 100 साल पहले ही वो सब चीज़ों का ये समर्थन करते थे, जो आज के युग में भी हम लोग कहते हैं। अंधविश्वास, छुआछूत, ये सब के प्रबल विरोधी थे। जबकि इस कहानी का रचना काल है 1915 और प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर ये कहानी लिखी गई है, जो 1914 से 18 तक चला था। आप समझ सकते हैं कि 1915 में ये सरस्वती पत्रिका में कहानी प्रकाशित हुई थी, तो तुरंत की घटना पर कहानी लिखना, वो भी इतने बढ़िया कसे हुए कथानक में, ये कोई मामूली बात नहीं है। उस समय हिंदी कहानी अपना आकार ले रही थी, अभी हिंदी कहानी की शुरुआत थी, और उसी समय ये कहानी आती है सामने। उसने कहा था, जो अपने शिल्प में बिल्कुल अलग है। उस समय की जो कहानियाँ थी, एक सीधी लीक पर चलती हुई, उससे हटकर ये पूर्व दीप्ति पद्धति यानी फ्लैशबैक, वो जो इसका नायक है लहना सिंह, वह सोचता है
और फिर पीछे की बातों को याद करता है। तो इस तरह फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति पद्धति का इसमें प्रयोग किया गया। बहुत ही अच्छा प्रयोग। और जो शीर्षक है, कहानी का शीर्षक ही इतना आकर्षक और इतना उत्सुकता जगाने वाला है। उसने कहा था, शीर्षक से ही उत्सुकता जागती है कि क्या कहा था, किसने कहा था, क्यों कहा था। ये सब प्रश्न हमारे मन में उठते हैं और जैसे जैसे हम कहानी को पढ़ते हैं तो इन प्रश्नों का जवाब अंत आते आते तक, जहाँ कहानी की चरम सीमा है, वहाँ पर हमें इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। और फिर हमें प्रेम के उस उदात्त रूप के दर्शन होते हैं जो भारतीय संस्कृति में प्रेम का आदर्श रूप रहा है। समर्पण, आत्मसमर्पण या अपने को मिटा देने की भावना, अपने कर्तव्यों पर, अपने प्रेम पर। ये कहानी कुल 5 भागों में बटी हुई है और इसमें सबसे पहले एक अमृतसर शहर का एक दृश्य हमारे सामने था। हाँ, ये कहानी जो है एक फिल्म की तरह पूरी चलती है और इस पर फिल्म भी बनी है 1960 में। उसने कहा था इसी नाम से एक फिल्म बनी है। तो एक अमृतसर के शहर का दृश्य है और वहाँ पर बाज़ार का दृश्य है। एक लड़का है, एक लड़की है, 12 वर्ष का लड़का, 8 वर्ष की लड़की, और वो दोनों मिलते हैं। कुछ सामान लेने दुकान पर आए हैं और किस तरह से लड़का उससे पूछता है लड़की से कि कहाँ तुम्हारा घर है, तुम्हारा कहाँ घर है। यहाँ बड़ी चतुराई से लेखक ने यहाँ पर जो बताया है कि मांझे में मेरा घर है, वो लड़का बताता है और लड़की बताती है मगरे में। फिर यही जब हम अगले भाग में, जब हम युद्ध के पृष्ठभूमि पर युद्ध वाले दृश्य में आते हैं, तो वहाँ पर एक जगह लहना सिंह बोलता है कि मांझे का लहना को हराना इतना आसान नहीं है, ऐसा कुछ एक वाक्य बोलता है। तो ये लेखक ने बड़ी चतुराई से बताया है कि वही बालक है जो कि वहाँ पर अमृतसर में उस लड़की को मिला था। तो ये सारी तकनीकों का उस समय प्रयोग करना आज से 100 वर्ष पहले बहुत ही एक अद्भुत बात है। अब कहानी के कथानक पर आते हैं। पहले भाग में यही एक छोटा सा दृश्य है बाज़ार का। वहाँ लड़का एक लड़की मिलते हैं और वो जब भी पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, क्योंकि उस समय बाल विवाह का चलन था। तो 8 वर्ष में लड़कियों की कुड़माई का अर्थ है सगाई या विवाह। तो पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, वो धत कहकर भाग जाती है। बड़ी प्यारा ये एक किशोरावस्था का प्रेम यहाँ पर हमको दिखाई देता है, जिसमें वो लड़की शर्मा कर धत कहती है और भाग जाती है। और यहाँ तक कि उस लड़के को भी नहीं पता कि क्या भावना उसके अंदर अंकुरित हो रही है। तब पता चलता है जिस दिन वो कहती है कि हाँ कुड़माई हो गई, देखते नहीं हो रेशम से कढ़ा सालू। वो सगाई के समय रेशम से कढ़ा हुआ कोई दुपट्टा जो दिया जाता था लड़की को, वही दिखाती है। उस समय उस लड़के के अंदर अजीब भाव आते हैं और वो खीज से भर जाता है। इधर उधर उल्टे सीधे काम, किसी को ढकेल देता है मोरी में, किसी के ठेले में दूध उड़ेल देता है। ये अजीब अजीब से उल्टे पुल्टे काम करता है और तब घर पहुंचता है। ये बच्चों की उम्र इतनी छोटी है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रेम है, लेकिन प्रेम अंकुरित हो चुका है। अपने अपने जीवन में उसके पश्चात दोनों रम जाते हैं, दोनों का विवाह होता है, बच्चे होते हैं। और ये जो बचपन का एक जो झलक थी प्रेम की, वो दोनों भूल चुके होते हैं। फिर कहानी एक नया मोड़ लेती है जब हम लहना सिंह को देखते हैं। लहना सिंह जो अपने से बड़े अधिकारी सूबेदार के घर जाता है किसी मौके पर, और सूबेदारनी उसको पहचानती है। ये सूबेदारनी वही लड़की है जो धत कहकर भाग जाती थी। इस तरह से
ये सूबेदारनी उससे वादा लेती है कि तुम मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना, जिस तरह से तुमने मेरी जान बचाई थी तांगे के घोड़े के पैरों के नीचे आने से। ये उस समय की बात है जब अमृतसर में ये दोनों मिले थे, और उसी 1-2 मुलाकातों के अधिकार से ये इतना बड़ा वादा लेती है वो सूबेदारनी। और लहना सिंह वो भी रोते हुए अंदर चली जाती है, लहना सिंह भी आंसू पोंछते हुए बाहर आ जाता है। और यही है उसने कहा था, यही वादा उसने लिया था कि तुम उसकी रक्षा करना, मेरे बेटे और मेरे पति की। और वो लहना सिंह मरते दम तक निभाता है, अपने आप जख्मी होते हुए भी स्वयं नहीं इलाज के लिए जाता, जबकि सूबेदार और उनके बेटे बोधा सिंह को भेज देता है और कहता है कि जाकर कह देना जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। अगले भाग में हम इसके कथानक की विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें लहना सिंह की हाजिर जवाबी, उसकी जो लहना सिंह जो नायक है, बिल्कुल पूरी तरह से नायक है, उसकी क्या क्या गुण हैं वो हमें आगे युद्ध के घटनाओं में दिखाई देते हैं। उसकी चर्चा करेंगे, किस तरह से कहानी आगे बढ़ती है और अंत में कहानी क्या मोड़ लेती है। लहना सिंह शहीद हो जाता है और अखबारों में खबर आती है कि घावों से भरा हुआ शहीद जमादार लहना सिंह। इसमें इसका कोई जिक्र नहीं है कि सूझबूझ से उसने नकली लपटन साहब को मारा और अपनी खाई बचाई, उस सब का कोई जिक्र नहीं है। केवल एक सूची में इतना नंबर 77 नंबर लहना सिंह घाव से मरा हुआ पाया गया। उस युद्ध में उसको क्या मिला, सम्मान भी नहीं मिला एक शहीद का। आगे अगले भाग में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।